हेलो, आवाज आ रही सभी को? चलिए, तो इसी थोड़ा सा मैं एन प्लस एल रूल के बारे में आपको बता देता हूँ। एन प्लस एल रूल के लिए मैंने आपको बताया था वहां पे कि एनर्जी लेवल ऑर्डर देखते हैं, लेकिन एन प्लस एल रूल में एनर्जी ऑर्डर जो वैलिड है वो न्यूक्लियर चार्ज को कंसिडर करना नहीं है। मतलब वहां पे न्यूक्लियर चार्ज का एब्सेंस लेते हुए उसको लिया गया है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग। तो इसका एक्सेप्शन पहले क्या होगा इसको देखेंगे पहले, ठीक है? तो देखो, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो आएंगे। एक ये फिजिक्स की तरह जो है सीधी थ्योरी नहीं चलती, ठीक है? इसमें डेविएशंस आते हैं थ्योरी में। तो एक्सेप्शन ऑफ एन प्लस एल रूल, क्या एक्सेप्शन है? जहाँ पहले इसको एनर्जी ऑर्डर डायग्राम में अगर हम देखें तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। आपको वैसे 8 पीरियड से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक्सपेंशन बता दिया था कैसे एक्सपेंड करेंगे। बुक में जब आप देखते हैं तो टिल्टेड फॉर्म है, राइट? मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया है। टिल्टेड फॉर्म के लिए हमें एक सबसेल छोड़ना पड़ेगा और हॉरिजॉन्टल फॉर्म के लिए हम 2 छोड़ देंगे। अब पी से स्टार्टिंग करेंगे, राइट? ये तो एस हुआ। अब पी किस सेल से स्टार्ट होगा? एन डॉट डॉट सो वन, ठीक है? एन की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है, हम एक्सपेंड कर सकते हैं लाइक दैट। पी सब सेल सेकेंड सेल से स्टार्ट होता है, 3 4 5 6 7 लाइक दैट। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे डी, तो 2 यहाँ पे छोड़ देंगे। डी से स्टार्टिंग होगी। डी सब सेल किस सेल से स्टार्ट होगा? ये एन की वैल्यू सेल नंबर 0 to 1 टू इन्फिनिटी कोई भी हो सकता है। ये आप स्टार्ट होगा तो थर्ड सेल होगा, फोर्थ सेल होगा, फिफ्थ सेल होगा, सिक्स सेल होगा। मैंने एट्थ के आगे का मत नहीं लिया है क्योंकि आपको एट्थ पीरियड के आगे के एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आर्बिट्रेरी पूछ लिया जाए कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आज डिस्कवर नहीं हुआ है, ठीक है, इन फ्यूचर होगा, जिसका 525 कॉन्फ़िगरेशन है सपोज, राइट? तो उसका आपको बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। खैर इतना लंबा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन यू कैन फाइंड आउट लाइक दैट। उसमें जी और एच आ जाएंगे जो आर्बिट्रेरी हैं आज के केस में। जी एच ऑर्बिटल इनको हम नाम देते हैं, ठीक है? ये एसपीडी तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होता है, स्पेक्ट्रम को स्टडी किया जाता है। उसमें एस को शार्प लाइन बोलते हैं, पी को प्रिंसिपल लाइन बोलते हैं, डी को डिफ्यूज और एफ को फंडामेंटल, ठीक है? क्लियर? फिर तो अब इसके बाद जैसे हमें 7 पीरियड के आगे एलिमेंट की जरूरत नहीं है। उसके बाद एफ आएगा। एफ के लिए क्या है यहाँ पे? फिर हमने 2 छोड़ दिए, एफ यहाँ पे ले लिया। एफ में कहां से स्टार्टिंग होगी? एफ की स्टार्टिंग कहां से होगी? फोर्थ से, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है? अब देखिए, अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग करते हैं तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर दिया। कहां से जाएगा? बैक साइड से आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन जो आएगा पीछे से फिलिंग करेंगे 1s2। पहला ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में फिलिंग बैक साइड से होगी। इसको सेकंड रो में जब आएंगे तो बैक साइड से, ये रो है ना, इससे जाएंगे। फिर थर्ड रो पे आएंगे, बैक साइड से फिलिंग करेंगे 2p6 3s2। फिर इस पे जब आएंगे तो पीछे से फिलिंग होगी 3p6 4s2। इस पे जाएंगे तो बैक साइड से ये फिलिंग होगी। फिर इस रो पे आएंगे, बैक साइड से फिलिंग होगी, ठीक है? अब जरा देखिए लैंथनम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, लैंथनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, ठीक है? 57 होता है। तो हमें मालूम है जेनॉन पे आपका क्या होगा? नोबल गैस आएगा, दैट इज 50 नियरेस्ट नोबल गैस क्या आएगा? जेनॉन 54। हमने बताया था रिपीटिशन को बचने के लिए हम क्या करते हैं? नियरेस्ट नोबल गैस ले सकते हैं, जेनॉन 54। देन अब क्या आएगा? इस पे पर्टिकुलर सेल कंप्लीट होगा तो यहाँ पे क्या होगा? फिफ्थ सेल कंप्लीट होगा, सिक्स सेल स्टार्ट होगा, दैट इज 6s2, राइट? 6s के बाद जहाँ पे इसको नजर डालें, 6s के बाद क्या आएगा?
6x, ये मैंने p लिख दिया, थोड़ा सा ये करेक्शन आएगा, ये ध्यान रखना, ये p नहीं होगा, s होगा, राइट। थोड़ा सा ये जो है यहाँ पे देखेंगे ये s आ जाएगा, राइट। मैंने थोड़ा सा, ठीक है। s के बाद अब क्या आ रहा है, 4f आ रहा है। अब इस पे जब मूव करोगे तो देखो n+l रूल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, पीछे से बैक करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन आपका इधर जाएगा, ये p, और फिर ऐसे जाएगा, फिर इस पे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। तो अब क्या हुआ है, 6s पे ये पूरा कंप्लीट हो गया, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 57th इलेक्ट्रॉन है, 56 तक यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए, जेनॉन 54, p5 6 तक तो यहाँ पे क्या आएगा था, राइट। ये p5 जो था यहाँ पे आपका 54 आ गया, 56 50 55 56 इसमें गया, राइट, इसमें गया। और 57 अकॉर्डिंग टू दिस रूल इट शुड गो इन 4f, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब भी ध्यान रखेंगे f का स्टार्टिंग शुरू होगा, f का स्टार्टिंग कहां से शुरू होगा, 4f से ही होगा, उससे पहले f आएगा नहीं। तो इससे ऊपर, इससे पहले तो आपका एक्सेप्शन नहीं आएगा n+ रूल का। जब f स्टार्ट होगा तो वहां पे कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट f में नहीं जाता है, पहले उसके आगे वाले किस में जाएगा, इसमें ना जाके आगे वाले d में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। और फिर इसमें 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और फिर इसमें रिमेनिंग 9 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है। इसका रीजन भी बताऊंगा क्या होता है। तो ये ध्यान रखेंगे जब भी f की फिलिंग स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट f में एक इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन उसके आगे वाले d में जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर एक इलेक्ट्रॉन d में जाने के बाद फिर रिमेनिंग 14 इलेक्ट्रॉन्स f में जाएंगे, और फिर उसके बाद d 9 इलेक्ट्रॉन्स और लेगा, और फिर p6 होगा, फिर d 7s2 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अभी इसका रीजन बताऊंगा, पहले इसको कॉन्सेप्ट, पहले आप इसका स्टेटमेंट समझ लीजिए, अप्लाई आपको यही करना है, ठीक है। इसका रीजन भी अभी मैं बताऊंगा, आराम से सुनेंगे, ठीक है, प्यार से मैं सब आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। केमिस्ट्री जो है थोड़ा पेशेंसली समझ में आती है, जल्दबाजी नहीं करते, इसमें पेशेंसली धीरे धीरे चीजों को, जैसे से एप्लीकेशन आपके बेटर होते जाते हैं आपको हर चीज समझ में आती है, ठीक है। तो अभी तो जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे दिए, इसी का एप्लीकेशन करना है। तो 55 इसमें गया, 56 इसमें आया, अब 57th इलेक्ट्रॉन f में जाना चाहिए, जो मैंने अभी बताया f में नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा, 5d1, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर d सबशेल में हम पढ़ते हैं, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल में जाएगा तो s ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में जाएगा तो p ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन d सबशेल में जाएगा तो d ब्लॉक एलिमेंट, अगर वो f सबशेल में जाता है तो f ब्लॉक एलिमेंट। इसीलिए कहते हैं इट इज अ d ब्लॉक एलिमेंट, नॉट, hence it is d ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, यहां पे गया, ठीक है, ठीक है, hence it is d block element, not f block element, not f block element, ठीक है। यही बात वहां पे पेटेबल बोले, क्लियर, बात समझ में आई, बात समझ में आई। बस अभी तो एप्लीकेशन बता रहा हूं, इसका रीजन बताऊंगा। जैसे एक्टिनियम, एक्टिनियम की अगर हम बात करें, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बता सकते हैं बच्चों, AC बोलते हैं उसको, हाँ बिल्कुल सही बताया। जेड जो होगा वो 89 होगा। नियरेस्ट नोबल गैस हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, बोलो क्या आएगा रिपीटेशन को बचने के लिए, रेडॉन 86 होता है, सबको मालूम होता है, मालूम होना चाहिए, आई थिंक मालूम है, सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद अब 88 किधर जाएगा, सॉरी 87,
अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको जा दिखा रहा हूं, ये P6 पे रेड ऑन आ गया। अब आगे वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में जाएगा? 7s में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो 87 7s में जाएगा, 88 20 में जाएगा, 89। अब 89 फिर ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट रो पे आएंगे, नेक्स्ट रो पे इसमें इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएगा। एफ में इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन एफ में डायरेक्ट नहीं जाता है, पहला इलेक्ट्रॉन एक किस में जाएगा? आगे वाले डी में। तो ये क्या हो जाएगा? 6d1, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और फिर इसमें 1 by 1 14 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 89 सीरीज बन जाएगी, और फिर 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए डी में जाएंगे, फिर पी में 6 जाएंगे और एस में 2 जाएंगे। तो इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? 6d1, यही तो गया, राइट? और 6d1 में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ये भी क्या होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, नॉट एफ ब्लॉक एलिमेंट। हेंस इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, नॉट एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब इसका रीजन बताता हूं, ठीक है। पहले इसका ये एप्लीकेशन सबको समझ में आ गया? हैंड रेस करके बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी नोट्स इसका मैं शेयर करूंगा बेटा। नोट्स आज जो ये पढ़ाता हूँ ना, डेली का डेली शेयर करते हैं, ठीक है। आज मैं जो शेयर करूंगा नोट्स, उसमें ये मेंशन होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको? बोलो भाई, हाथ उठा सकते हो, इधर मेरे को दिख रहा है। आप गिव हाई फाई, ठीक है, ओके। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे, राइट, अब इसका थोड़ा सा एक जनरल फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका रीजन मैं इसको बताता हूं। तो आई थिंक ये जो एक्टिनाइट एलिमेंट है, अकॉर्डिंग टू n+n रूल इट शुड बी f ब्लॉक। lanthanide element according to n+ it should be f block element, but they are d block element, means lanthanide series starts from atomic number, lanthanide कहां से start होगा? from 58 atomic number। lanthanide element में lanthanum नहीं होगा, it starts after lanthanum। after lanthanum means atomic number 58 to 14 ऐड करो, कितने बन गए? कितने हो गए? 14 एलिमेंट इंक्लूडिंग 51, राइट? राइट, तो 14 एलिमेंट्स मिलके कितने हो गए? 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67, राइट? 68 69 70 एंड 71, यही आएगा। 71 पे कंप्लीट हो जाएगा, आई थिंक क्लियर हुआ। 14 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ऐसे एक्टिनाइट सीरीज कहां से शुरू होगा? स्टार्ट्स आफ्टर एक्टिनियम। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 89। तो 90 जो एटॉमिक नंबर का एलिमेंट होगा, जिसको थोरियम बोलते हैं, तो एक्टिनाइट सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम थोरियम हैविंग एटॉमिक नंबर 90 अप टू 103। बोलिए। तो लैंथेनम सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 50 होता है, SCE होता है, सीरियम बोलते हैं। इट डजंट स्टार्ट्स फ्रॉम लैंथेनम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सीरियम विद एटॉमिक नंबर 58 अप टू 71। एंड एक्टिनियम स्टार्ट्स फ्रॉम थोरियम, एटॉमिक नंबर 90 टू 103, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको जा देख लेते हैं, ठीक है। अब आगे इसकी बात कर लेते हैं। चलिए, ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले आप इसको देखिए,
अब हम इसको एक्चुअल जो एक्चुअल अब ऑर्डर क्या हुआ, एक्सेप्शन को इंक्लूड करें तो एक बार ऑर्डर लिख सकते हैं, हेंस एक्चुअल ऑर्डर जो होगा ऑफ एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑर्डर या फिर लेवल जो भी है। तो सबसे पहले अब देखो जेनॉन से पहले तो एक्सेप्शन आएगा नहीं 54, क्यों? क्योंकि इससे पहले 4F नहीं आएगा, है ना, 4F नहीं आएगा इससे पहले। तो अब देखिए तो अब इस पे क्या होगा, 5th सेल कंप्लीट होगा, 6th सेल स्टार्ट होगा, 6th सेल का पहला सब सेल S होगा, S के बाद फिर क्या आएगा, 6S के बाद 4F आएगा, लेकिन 4F में इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले 5D में जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा 5D1, फिर 4F आएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन 1 to 14 जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही? आज ही अभी बताया था। 6S के बाद 4F आएगा, लेकिन 4F में इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन आगे वाले D में जाएगा 5D, फिर 14 इलेक्ट्रॉन F में जाएंगे, फिर उसके बाद रिमेनिंग 9 इलेक्ट्रॉन्स, अभी D में तो एक ही था ना, 5D 2 to 10, 2 to 10 का मतलब 9 हो गए D2। फिर उसके बाद D जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, 6P आएगा N प्लस रूल में, और ये 6 आएगा 6P6, 6P6 पे अभी बताया था 80, राइट, 86 एटॉमिक नंबर रेडियम आ गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, 7S2, 7S के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट डॉट डॉट, 7S के बाद नेक्स्ट डॉट डॉट 5F आएगा, लेकिन अभी बताया F में रूल क्या बताया, F में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन 6D में जाएगा 1, फिर अब 5F में जाएगा कितने, अप टू 14, राइट। उसके बाद फिर रिमेनिंग D इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2 to 10, 9 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा D के केस में, D कंप्लीट हुआ, अब क्या आएगा, दैट इज 7P6 देन 8S2 एंड डॉट डॉट सो ऑन, ये ऐसे हो जाएगा, डॉट डॉट सो ऑन, ये आगे बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब 2-3 कॉन्फ़िगरेशन हम लिख देते हैं। जैसे अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर यहीं पे थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। अब देखो मैं 1 by 1 लिख देता हूं। लेंथनम एटॉमिक नंबर 57 अभी बताया था, तो ये क्या आएगा, ज़ेनॉन 54, फिर 6S को मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन पहले 6S में जाएगा, लेकिन एनर्जी 6S का ज्यादा होगा, ऊपर लिखेंगे। फिर आपका क्या आएगा, 5D। आप आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, जैसे वहां पे 3D को नीचे लिखते थे, 4S को ऊपर लिखते थे, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी देखिए, इलेक्ट्रॉन जहां पहले 3S में रहा है, लेकिन ऊपर लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट के कारण 6S मतलब 6 सेल का सबशेल, 5D मतलब 5th सेल का सबशेल। तो शेल के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑर्डर लिखेंगे। बात क्लियर? अब अगर हम लेंथनम के बाद सीरियम की बात करें, तो सीरियम में एटॉमिक नंबर क्या आएगा, 58 आएगा, बोलिए। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ज़ेनॉन 54, 6S2, 5D1, यही तो आएगा, एक इलेक्ट्रॉन। अब 4F1, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर किया, F में, यहां में लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां एंटर किया, दैट्स व्हाई इट इज अ D ब्लॉक एलिमेंट, इज अ F ब्लॉक एलिमेंट। तो ये D ब्लॉक एलिमेंट और ये F ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट F ब्लॉक एलिमेंट है ना, ठीक है, बोलिए। अगर हम यहीं पे एटॉमिक नंबर ऐसा लेते हैं जिसका 63 है, तो एलिमेंट X, ठीक है, 63 आएगा, जिसका अभी हमने नोटेशन नहीं दिया, X नाम दे दिया, राइट, केवल हमें। अब जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, वो एलिमेंट X है जिसको हमने दे दिया ज़ेनॉन 54, फिर
6s2, ठीक है। अब क्या आएगा 5d1, उसके बाद क्या आएगा 4f, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 63 में 4f, हाँ यूरोपियम होता है EU, राइट। हाँ कितना आएगा 54, ये 55 और 50 कितने हो गए 6, तो कितने बचे 56 57 हो गए, तो 6 आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन ही तो बचे। अब देखो मैंने आपको बताया था, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर किया F में, इट्स द F ब्लॉक एलिमेंट, इज द F ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन अगर हम इस F को देखें तो ये क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है हाफ फील्ड होने में। हाफ फील्ड रूल लगना चाहिए यहाँ पे। हाफ फील्ड रूल में इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, नीचे से या ऊपर एनर्जी लेवल से, हायर एनर्जी लेवल से आता है या नीचे वाले एनर्जी लेवल से, हायर एनर्जी लेवल। अब यहाँ हायर एनर्जी लेवल पे जा देखें तो कौन कौन से पड़े हुए हैं, हायर एनर्जी लेवल पे कौन कौन से पड़े हुए हैं यहाँ पे, एक 5d, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और 6s भी है, लेकिन मैंने एक वर्ड यूज किया था नियर मोस्ट, तो नियर राइट साइड में जो सबशेल या इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हायर एनर्जी लेवल पे होंगे। अब राइट साइड में तो 2 सबशेल आ रहे हैं, d भी आ रहा है और 6s भी आ रहा है, लेकिन नियर मोस्ट कौन है, तो F के लिए नियर मोस्ट d होगा। तो कहने मतलब जब F में फुल फील्ड हाफ फील्ड लगेगा तो इलेक्ट्रॉन S से नहीं निकलेगा, किससे निकलेगा D से निकल के F में आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आई। तो जब D में फुल फील्ड हाफ फील्ड लगेगा तो उसका नियर मोस्ट S होगा, क्योंकि D में जब D4 होता है तो इलेक्ट्रॉन S से आएगा। सपोज यहाँ पे 5d4 होगा तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा 6s से, है ना। लेकिन जब 4f में फुल फील्ड हाफ फील्ड लगेगा तो इलेक्ट्रॉन s से नहीं निकलेगा, क्योंकि वो दूर है। नियर कौन है 5d, भाई फोर्थ सेल के नियर फिफ्थ सेल होगा या सिक्स सेल होगा, फोर्थ सेल के नियर फिफ्थ सेल होगा और फिफ्थ सेल के सबसेल से इलेक्ट्रॉन आएगा। आई थिंक बात समझ में आई। तो अभी हमने जो फुल फील्ड हाफ फील्ड रूल इससे पहले डी में दिखाया था, मैंने वहां पे लिखवाया भी था कि फुल फील्ड हाफ फील्ड रूल डी और एफ में लगता है, एस और पी में नहीं लगता। एस और पी में इसलिए नहीं लगता क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे नहीं होते। तो अभी तक आप एफ का केस नहीं देखते थे, केवल आप डी में ही फुल फील्ड हाफ फील्ड रूल देख लेते थे। तो अब हम एफ में इसका जब फुल फील्ड हाफ फील्ड लिखें तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, एटॉमिक नंबर यूरोपियम होता है EU, राइट, यूरोपियम है एटॉमिक नंबर 53, ठीक है। तो यहाँ पे 63 का जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये ज़ेनॉन 54 6s2 5d1 एंड 4f एंड 6 ये आएगा। तो ये एक्चुअल में गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फुल फील्ड हाफ फील्ड लगेगा तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये 1 हो जाएगा, D7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना, क्लियर। तो ये कौन सा रूल हुआ, हाफ फील्ड रूल। बात समझ में आई। लेकिन अब देखो अगर हम किसी को बोलते हैं ये केस जिसको नहीं मालूम है तो उसका भी कॉन्फ़िगरेशन सही हो जाएगा। जब 63 का कॉन्फ़िगरेशन वो लिखेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आप डी में डाल के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल देगा, एफ में। जिसको 1 इलेक्ट्रॉन का केस मालूम ही नहीं है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन की मिसिंग का केस तभी आपको पकड़ में आएगा जब आपसे लैंथनम और एक्टिनियम का केस पूछा जाएगा। ये लैंथनम और एक्टिनियम ये केस पूछा जाएगा, तभी आपको डाउट आएगा कि यार ये तो
एफ ब्लॉक एलिमेंट होने चाहिए, नहीं तो बीच में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आती, है ना? क्लियर? तो हेलो, आवाज आ रही मेरी सबको? तो अब ऐसे केस में, अब आपसे जब पूछा जाएगा ये वाला केस, अब देखो जिसको 63 का केस करना है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन, जिसको ये केस नहीं मालूम, वो इलेक्ट्रॉन पहले 4f में डालेगा, और 4f में इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? डायरेक्ट 7 आ जाएंगे, तो बाई चांस उसका भी कॉन्फ़िगरेशन सही हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम स्टेटमेंट दे देते हैं कि एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 63 इज फॉलोइंग हाफ वेट रूल, तो अगर उसको ये नहीं मालूम तो वो आंसर क्या बोलेगा? जैसे मैं 2 स्टेटमेंट देता हूं, ठीक है, पहले स्टेटमेंट में हमने लिख दिया कि एलिमेंट यूरोपियम विद एटॉमिक नंबर 63 इज फॉलोइंग दिस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हमने क्या लिखा? लाइक दिस, जिसको अगर हम देखें ना तो हम इसको और करके ऐसा भी तो लिख सकते हैं। एक्चुअल में क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? तो एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 54 फाइनल जो कॉन्फ़िगरेशन लेगा 7, अब डी को हटा देंगे, डी 0 है, यही तो लिखेंगे। लेकिन अब मैं पहला स्टेटमेंट बोलता हूं कि स्टेटमेंट 1 रीजन एसोसिएशन में प्रॉब्लम मैंने दे दिया, स्टेटमेंट 1 दिस एलिमेंट यूरोपियम इज हैविंग दिस कॉन्फ़िगरेशन, पहला स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट मैंने रीजन एसोसिएशन में लिख दिया, रीजन एसोसिएशन की प्रॉब्लम करते होंगे आप, आई थिंक थोड़ा सा आइडिया होगा, ठीक है। अब दूसरे स्टेटमेंट में मैं देखता हूं दिस एलिमेंट या अबव कॉन्फ़िगरेशन इज फॉलोइंग हाफ फिल्ड रूल, तो जिसने पढ़ रखा है इसकी बारीकी को वो तो यस बोलेगा, तो दोनों स्टेटमेंट आप पे क्या होंगे? ट्रू आएंगे, दोनों स्टेटमेंट उसके लिए ट्रू आएंगे। अगर मैं बोलता हूं कि ये हाफ फिल्ड रूल को फॉलो करता है, दूसरे स्टेटमेंट में हमने बोल दिया, तो पहला स्टेटमेंट सही होगा क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सही है, ट्रू, और दूसरा भी ट्रू होगा, राइट। लेकिन जिसको ये आइडिया नहीं है तो उसको हाफ फील्ड नहीं दिखेगा, उसको हाफ फील्ड कहां दिखेगा? 62 पे, बोलो भाई, दिखेगा ना उसको 62 पे, और 62 पे जब वो लिखेगा तो क्या लिखेगा? अगर एटॉमिक नंबर 62 पे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या लिखेगा? जेनॉन 54 6s2, राइट, और वो लिखेगा 4f6, यही तो लिखेगा। क्योंकि उसको डी को तो आइडिया नहीं है, वो 5d डी को तो बोलेगा ही नहीं, 5d 0 रखा रहेगा, वो यहाँ पे डी 0 रहेगा क्योंकि डी उसके अकॉर्डिंग बाद में आएगा। अब वो जो इलेक्ट्रॉन डालेगा तो कहां से डालेगा? डी से नहीं डालेगा, कहां से इलेक्ट्रॉन डालेगा? एस से करेगा, तो वो कहा D7 इसको 1 कर देगा, और ये 100% गलत है। जब भी एफ सबशेल में फुल फील्ड हाफ फील्ड रूल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डी से आएगा, वो डी इलेक्ट्रॉन एक होगा, वो जो अभी हमने बताया मिसिंग के टाइम जो आपका, वो आपका राइट 5d1 वाला होगा। और D1 का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं मालूम तो फुल फील्ड हाफ फील्ड रूल कभी एफ ब्लॉक एलिमेंट में आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए जो लोअर स्केल पे पढ़ाते हैं टीचर, वो केवल आपको डी में फुल फील्ड हाफ फील्ड रूल बताएंगे, एफ में नहीं बताएंगे। और एफ में जब भी आप, अगर आपका ये डी के एक इलेक्ट्रॉन की मिसिंग का आइडिया नहीं है, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन हमेशा एस से निकाल के डी में डाल दोगे, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? डी में फुल फील्ड हाफ लगेगा तभी इलेक्ट्रॉन एस से निकलेगा, और एफ में भी आप फुल फील्ड हाफ फील्ड लगाओगे तो एस से इलेक्ट्रॉन कर दोगे। और कभी आप देखना जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे पढ़ेंगे प्रेडिक्टेबल में, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस का लिखते हैं, पी का लिखते हैं, डी का लिखते हैं, तो उसमें और एफ का लिखते हैं, तो उसमें देखिएगा एस को हमेशा 2 ही लिखा गया है, कभी S1 नहीं होगा। S1 कब होगा? जब डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आई थिंक बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई? तो ये वो कॉन्फ़िगरेशन भी, या तो वो कॉन्फ़िगरेशन तो क्या करेगा, वो ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दे, तब यहां तक सही है। तो बाई चांस अगर उसको इतना नहीं मालूम तो 6d1 4s सॉरी 6s2 यहां तक तो ठीक था, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए? 6d5,
राइट राइट। तो इसका जो सही कॉन्फ्यूजन आएगा वो 6s2 एटॉमिक नंबर 62 एंड 5d1 एंड 6 5। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई, इसलिए यहाँ पे हाफ फिट रूल नहीं लगेगा। लेकिन जिसको 1 इलेक्ट्रॉन का केस नहीं मालूम वो यहीं पे हाफ फिट रूल लगाएगा, वो 62 पे लगाएगा, 63 पे उसको हाफ फिट दिखेगा नहीं। जैसे क्रोमियम पे हाफ फिट लगता है, Mn पे नहीं लगता। राइट, बात समझ में आई? क्लियर? तो आई थिंक ये बात मैंने आपको समझाई। तो ये काफी आपको दिक्कत आती, कॉन्फ्यूजन जब दिखते हैं तो हर बार ये कंफ्यूजन आता है, क्या करें कैसे करें इलेक्ट्रॉन्स के टेस्ट। ठीक है, रीजन अभी बताऊंगा, पहले एप्लीकेशन देख लीजिए। रीजन इतना जरूरी नहीं है, एप्लीकेशन जरूरी है, क्योंकि ठीक है क्लियर। आगे तो ये हाफ फिट रूल के अकॉर्डिंग क्या जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? इट इज रिटन एज xenon 54 4f7। डी को हम हटा सकते हैं, D0 भी लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 6s2, या फिर डी को आप हटा सकते हैं। राइट, डी को हम हटा के भी लिख सकते हैं लाइक दिस, दैट इज। अब देखो अगर हम डी को हटा देंगे तो हमें लगेगा 6s के बाद इलेक्ट्रॉन f में जा रहा है डायरेक्ट, है भी ऐसा ही। n+ रूल का आपको एक्सेप्शन नहीं दिखेगा। राइट, बात समझ में आई? बोलिए, क्लियर? तो ये बात की। ऐसे ही अगर हम एटॉमिक नंबर 95 की बात करें, 95 एटॉमिक नंबर, या 70 की बात करें, ठीक है, 70 एटॉमिक नंबर अगर हम लेते हैं, ठीक है, कोई एलिमेंट x है या g z है, वॉट एवर, ठीक है, ठीक है, 62 का तो बता दिया। अब इसमें अगर हम कहते हैं ये ट्रियम होता है, तो अब इस केस में क्या आएगा? 70 में xenon 54 6s2 56 हो गए। 57 कहाँ जाएगा? 3d1। अब देखो मैं 57 मतलब लेंथनम होता है ना, 5d1। अब बाकी आपके कहाँ जाएंगे? 4f, कितने बचे? कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचे? 13 डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे फुल फिट रूल लगेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो ये इलेक्ट्रॉन हम कहां से कहां डाल सकते हैं इसमें? ये 1 हो जाएगा, 14 ये 0 हो जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में जो आएगा xenon, राइट, 4f 14 6s2। तो जिसको ये केस नहीं मालूम है डी का केस, कि डी में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है, तो उसका बाई चांस कॉन्फ़िगरेशन तो सही हो जाएगा, लेकिन उसको ये आइडिया कभी नहीं चलेगा कि यहाँ पे फुल फिट रूल लग रहा है। उसको फुल फिट रूल लगता है कहाँ पे दिखाया जाएगा? उसको 69 पे दिखेगा, और 69 पे भी वो गलत इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। वो डी को उसको आइडिया नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन एस से निकालेगा, जबकि एस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, क्योंकि वहां पे नियर मोस्ट डी पड़ा हुआ है। क्लियर, बात समझ में आई? तो ये मैंने एफ ब्लॉक में फुलफिल्ड हाफ फिट रूल बताया। ये आपका फुलफिल्ड रूल कहां बताया? एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये हाफ फिट रूल एफ ब्लॉक एलिमेंट। एक केस और ले लीजिए, जैसे यहीं पे एटॉमिक नंबर 95 कर लें, 95 सपोज एलिमेंट वाई ले लिया, 95 में क्या आएगा? 95 रेडॉन 86, ये हुआ। 86 के बाद क्या आएगा? दैट इज 7s2। फिर 7s के बाद इलेक्ट्रॉन पहले डी में जाएगा, राइट। तो ये केस में आएगा 6d1, ये एक्टिनियम हो गया एटॉम 67 68 69। अब यहाँ पे क्या आएगा? 5f, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 6 आएंगे। देखो यहाँ पे क्या रूल लगेगा?
that is हाफ फिल्ड रूल। ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, राइट, इट इज 0। और यहां पे कौन सा लगा, हाफ फिल्ड रूल। आई थिंक बात समझ में आई, नहीं तो कभी आपको पकड़ने में नहीं आएगा हाफ फिल्ड फुल फिल्ड रूल। डी में तो समझ में आ जाएगा, एफ में नहीं लगेगा, ठीक है। फिर अगर हम यहीं पे कोई एलिमेंट एक्स ले लें जिसका एटॉमिक नंबर 102, क्या आएगा, रेडॉन 86, 7s2 कितने हो गए, 88 हो गए। 89th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 6d1, अभी बताया था एक्टिनियम में, दैट्स व्हाई इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर उसके बाद 5f, कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 13 बचते हैं, बोलिए। अब यहाँ पे फुल फिल्ड रूल लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से आएगा, लेकिन हायर एनर्जी लेवल पे 2 सबशेल हैं, एस बी है और डी बी है। तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है, जब एनर्जी रिलीज करता है तो स्टेबिलिटी आती है रेडिएशन के फॉर्म में। स्पेक्ट्रम अभी आप पढ़ रहे होंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन का मतलब एनर्जी रिलीज करना, एब्जॉर्प्शन का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करना, राइट। तो अब वो इलेक्ट्रॉन जब हायर से इसमें जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं ये फुलफिल्ड हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन के एलिमेंट एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। बात समझ में आई, तो ये क्या हो जाएगा, D1 से D0 हो जाएगा, बोलिए। और यहाँ पे फुलफिल्ड हाफ रूल लग गया। अब जिसको ये नहीं मालूम है तो उसका बाय चांस कॉन्फ़िगरेशन तो सही हो जाएगा, क्योंकि वो डी को कंसिडर नहीं करेगा, वो एस से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट वो एफ में डालेगा और वो 14 इलेक्ट्रॉन डाल देगा। लेकिन अगर हम उसको यहाँ पे आइडिया कभी नहीं लगेगा कि ये फुलफिल्ड रूल लग रहा है, उसको ये लगेगा कि यहाँ पे ये नेचुरल प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, नेचुरल प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसको ये लगेगा, क्योंकि n+ रूल का वायलेशन भी उसको नहीं दिखेगा। और जब भी वो इलेक्ट्रॉन लगाए फुलफिल्ड हाफ फिल्ड लगाएगा, उससे एक अगले वाले में, इसमें 101 पे लगाएगा और इसमें वो 94 पे लगाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन वो डी से नहीं निकालेगा, वो एस से निकालेगा, ठीक है। बात समझ में आई, बोलिए। अब इसका रीजन बताते हैं, ऐसा क्या होता है जब हम हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं। ध्यान से सुनना ये, ठीक है। ये वैसे तो एप्लीकेशन तो आपको बता दिया, इतना कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बता दे रहा हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। क्योंकि आप आईटी के बच्चे हो तो क्या होता है, मेडिकल में तो इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देते क्योंकि उनको एप्लीकेशन की जरूरत होती है, राइट। तो ये न्यूक्लियस है जैसे, अब ये फर्स्ट सेल, जैसे एक मैं बोलता हूँ ना न्यूक्लियस से, तो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल में कितने सबशेल आएंगे, 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे सबशेल। अब मैं सबशेल जो बना रहा हूं उसी ऑर्डर में आएंगे क्योंकि न्यूक्लियस आ गया। ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फिर फोर्थ सेल आएगा, ये 4 सेल आएंगे, कौन कौन से, 4s 4p 4d 4f। ऐसे फिफ्थ सेल आएगा, कितने सबशेल होंगे फिफ्थ में, 1 2 3 4 5, राइट। और 6 सेल आएगा, 6 सेल में 6 सबशेल होंगे, 1 2 3 4 5 6। जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा इनका, कम होता जाएगा, है ना, कम होता जाएगा ना। तो ये शेल हो गए जिसको हमने बोला है, ठीक है, ये शेल हो गए, और ये डिफरेंट सब शेल हो गए। जैसे ये 1s हुआ, ये 2s हुआ, ये 2p हुआ, ये 3s 3p 3d 4s
4p 4d 4f, फिर 5s 5p, ठीक है, 5p, देन 5d, देन 5f एंड 5g। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरेंगे कि जिस सीक्वेंस में हम एनर्जी ऑर्डर लिखे इसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के जाने का सीक्वेंस n+l रूल से होगा, लेकिन एनर्जी ऑर्डर ये होगा। सबको समझ में आ रही बात? एनर्जी का ऑर्डर यही रहेगा। तो जब हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो ये 6s आएगा, यहाँ पे 6s आएगा, सबसे पहला सेल ये 6s होगा, राइट। अब क्या होता है, जैसे हम सपोज इस न्यूक्लियस से हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम मूव करते हैं, तो इनके बीच में एनर्जी क्या होती है, गैप कम होता जाता है ऑन मूविंग, ठीक है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस। तो होता क्या है कि यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों लगते हैं। कैसे लगते हैं, जैसे अगर हम बोले इसके बीच में अट्रैक्शन लगेगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन धीरे धीरे जैसे हम दूर जाएंगे क्या होगा, अट्रैक्शन कम होता जाएगा, होगा नहीं होगा? इसको बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन बोलते हैं, कौन सा अट्रैक्शन बोलते हैं इसको? इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। इंटर न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, बोलो। और लेकिन जैसे ही जैसे हम दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन कम होगा, तो इनके सबशेल क्लोज होते जाएंगे, तो इनमें अगर हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इनमें क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी लगेगा। अब क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल पे जब जाएगा तो इसके रेस्पेक्ट में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, क्लोज आएंगे। स्टार्टिंग में सबशेल क्या होंगे, पास पास होंगे या दूर दूर होंगे? स्टार्टिंग में अगर यहाँ भी बोल रहे हैं सबशेल दूर होंगे, फार होंगे, और जैसे जैसे करेंगे तो इनके बीच का एनर्जी गैप कम होता जाएगा। As we move away from nucleus, energy gap between subshell gradually decreases. इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसी बात को वहां पे मैंने दिखाया है कि on moving away from nucleus, energy difference, energy gap between subshell gradually decreases. डाउनवर्ड को मैंने डिक्रीज के फॉर्म में लिख दिया है, पूरा लिखूं क्या, समझ आ रहे हो? ऐसे डिक्रीजेस मतलब इंक्रीज के लिए अपवर्ड साइन लगा देते हैं, डाउनवर्ड के लिए डिक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। जब इनके बीच में, तो यहाँ पे दो कोई भी बॉडी होती है, ये फिजिक्स हमें कहती है कि कोई दो बॉडी होती है, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों आते हैं। तो अब क्या होगा, स्टार्टिंग फेज में अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, राइट, किस पे, रिपल्शन पे। लेकिन जैसे से दूर जाएंगे अट्रैक्शन कम होता जाएगा और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इनके बीच में बढ़ता जाएगा, है ना। तो इनके बीच में जैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे 5s के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके क्लोज जैसे 4f और 5d, इनके बीच में क्या होगा, इंटरट्रॉनिक रिपल्शन भी आएगा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, इनमें रिपल्शन आएगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे दूर जाएंगे तो इनमें इंटरट्रॉनिक रिपल्शन भी लगेगा, मैंने केवल ऐसे बताया, ठीक है। जब सबशेल क्लोज आएंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसको समझेंगे। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मतलब जो सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनके बीच का रिपल्शन। सबशेल जब क्लोज आएंगे और उनमें इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे तो उनमें इंटरट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा। इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन का मतलब कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है
इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो वहां अट्रैक्शन आएगा, लेकिन जो सबशेल हैं उनके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो उनमें आपस में रिपल्शन भी लगेगा। तो होता क्या है कि जैसे हम हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो 4f तो हायर एनर्जी लेवल पे आएगा। कब 4f की स्टार्टिंग फिलिंग कब से स्टार्ट होगी? 4f आ तो पहले जाएगा, ये है ना, आ तो ये पहले जाएगा यहाँ पे देखो, लेकिन इसकी फिलिंग कब स्टार्ट होगी? 6s के बाद। पहले इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? पहले n प्लस रूल के अकॉर्डिंग कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? पहले 6s में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 4f में आएगा। देखो ये देखो, अब 4f का पोर शील्डिंग होगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे आ जाएगा, और फिर डी में 5d ये यहाँ पे। अब देखो फिलिंग का ऑर्डर आपका क्या अलग अलग है ना, लेकिन एक्चुअल में जब उसको आप न्यूक्लियर चार्ज के साथ लिखोगे तो पहले 4f लिखेंगे, फिर 5d लिखेंगे और लास्ट में 6s लिखेंगे। यही मैंने आपको बताया था। एनर्जी ऑर्डर आप एटम में जब लिखेंगे तो एटम में न्यूक्लियस को कंसीडर करते हुए लिखेंगे, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी पुअर होगी वो उतना ही कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे आ जाएगा। और मैंने बहुत बेसिक बात बोली है कि जिसका शेल नंबर जितना कम होगा वो लोअर पे होगा, है ना, क्लियर। तो 4f मतलब 4 सेल पे, 5d मतलब 5th सेल पे, 6s मतलब 6 सेल में। तो सेल का ऑर्डर तो वही रहता है। तो 4f 4 सेल का होगा मतलब लोअर एनर्जी लेवल, फिर 5f ऐसे ही। इसीलिए आपका क्या होता है जब हम आप पढ़ते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर टू एस सबशेल। लेकिन एस सबशेल किस सेल का होता है? एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जब जाता है एस सबशेल या पी सबशेल में तो वो सबशेल किस सेल का होता है? वैलेंस शेल का होता है। देखो, लेकिन जब डी ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन लिखते हैं, थोड़ा बहुत आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है, लेकिन वो डी सबशेल लास्ट सेल का नहीं होता। लाइक एसएनपी, वो क्या होता है? सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट होता है, राइट। बात समझ में आई? पेनल्टीमेट जिसको बोलते हैं। और जब एफ ब्लॉक एलिमेंट का हम डेफिनेशन वहां पे लिखते हैं, पेनल्टीमेट सेकंड फ्रॉम लास्ट, तो एफ सबशेल जो होता है वो लास्ट सेल भी नहीं होता, पेनल्टीमेट भी नहीं होता है, एंटी पेनल्टीमेट, थर्ड फ्रॉम लास्ट। तो देखो एफ के लिए सेल नंबर थर्ड फ्रॉम लास्ट आएगा, डी के लिए सेल सेकंड फ्रॉम लास्ट आएगा, और एस और पी के लिए लास्ट आएगा। बात समझ में आई? अब क्या होता है कि जैसे से हम दूर जाते हैं तो इनकी क्या होती है जो है ऑर्बिटल स्प्लिट करने, रिपल्शन जब लगेगा ना, तो मैंने एक बार बताया था कि जब ऑर्बिटल डीजनरेट कब रहते हैं? जब तक वहां पे कोई आउटसाइड फील्ड नहीं होगा। तो अब क्या होता है जब सबशेल दूर होते हैं तो उनमें जो है रिपल्शन कम होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन जैसे से हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, 4th 5th 6th सेल, क्योंकि एफ की स्टार्टिंग 4 सेल से हो जाएगी, तो उस पर अट्रैक्शन का पार्ट कम होने लगेगा और उनके बीच की डिस्टेंस कम होने से उनके बीच के एनर्जी कम होने लगेगी। जब वो क्लोज आएंगे तो उनमें रिपल्शन डोमिनेट करेगा, जिसके कारण ये जो है एम्बिग्युइटी आती है, ये एक्सेप्शन आता है। इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन हम एफ में नहीं डालते, क्योंकि वहां पे क्या होता है ऑर्बिटल ऊपर नीचे होने लगते हैं। इसलिए हम जो है पहले इलेक्ट्रॉन डी के लिए करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल जो है जैसा हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑर्बिटल डीजनरेट नहीं रहते, दे बिकम नॉन डीजनरेट, ठीक है। तो इसलिए वो ऐसा ही एक्सेप्शन बोला जाता है। इसलिए आप मेड इट अ पॉइंट कि जब भी आप एफ में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डायरेक्ट एफ में नहीं डालेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन एक डी में डालेंगे, फिर एफ में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये उनमें अट्रैक्शन रिपल्शन का मैग्नीट्यूड जब ये बढ़ने लगता है तब उसमें क्या होता है, जो सबशेल के ऑर्बिटल जो है ना, जैसे हम दूर जाएंगे तो उनमें क्या होगा कि ऑर्बिट जो सबशेल होंगे वो क्लोज आने लगेंगे। हायर एनर्जी लेवल के सबशेल काफी क्लोज होंगे, एनर्जी गैप ग्रेजुअली कम होता है बिटवीन द सबशेल। तो जब उनमें आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो रिपल्शन ज्यादा फील करेंगे। जब वो आपस में रिपल्शन ज्यादा फील करेंगे तो डी उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो डीजनरेट नहीं होंगे, वो नॉन डीजनरेट हो जाएंगे। इसके कारण ऑर्डर चेंज होता है, वो हायर एनर्जी लेवल पे होता है। अब आप बोलोगे जी पे क्या होगा, तो जी के बारे में आज हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जी से रिलेटेड हमारे पास एलिमेंट नहीं है।
थ्योरेटिकली हम कुछ भी बोल दें, लेकिन अभी हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है और एफ ब्लॉक एलिमेंट है। आई थिंक बात समझ में आ गई, राइट, क्लियर। तो ये जो है, ये डीजनरेसी जो आपका एक्सेप्शन आता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। एनर्जी गैप आपका क्या होते हैं, ऑन मूविंग away from nucleus, energy gap between subshell gradually decreases, इसलिए उनमें एनर्जी गैप क्या होता है, रिपल्शन डोमिनेट करता है, hence repulsion between subshell dominates, therefore interelectronic repulsion between subshell, between orbital of subshell ठीक है, become dominating, intertectonic repulsion between subshell become dominating, hence this exception occurs। इसीलिए आपका क्या होगा, n प्लस रूल में एक्सेप्शन आएगा, hence exception of n plus l rule exist, या आकर। ठीक है, तो देखिए एक्सेप्शन तो आएंगे, लेकिन एक्सेप्शन का कॉज होता है, ऐसा नहीं केवल हम, तो उसका कॉज हम आपको बताएंगे एक्सेप्शन क्यों है, लेकिन एक्सेप्शन से आप बच नहीं सकते। थ्योरी यहाँ पे केमिस्ट्री में डेविएट होगी ही, बिल्कुल सीधी थ्योरी फिजिक्स की तरह नहीं चलेगी। बात समझ में आई, बात क्लियर। तो अब कोई भी एलिमेंट आप वहां पे देख लीजिए, किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो वही आएगा, जैसे कोई भी आप बार बार आप तो ये जब क्या होते हैं, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट डीजनरेट हो जाएंगे, बहुत क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। और क्लोज आने से फिर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपके को होता है ऑलमोस्ट डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट डीजनरेट मतलब उसमें एनर्जी गैप कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं तो उनकी एनर्जी गैप क्या होगा, बहुत कम आएगा इनमें। अगर हम देखें ये, इनमें एनर्जी गैप वेरी लेस एनर्जी गैप, वेरी लेस एनर्जी गैप। जब एनर्जी कम होगा तो ये ऑलमोस्ट डीजनरेट भी बोल देते हैं कभी कभी, तो इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होगा, बहुत कम होगा, इसको बोल देते हैं ऑलमोस्ट डीजनरेट। ऑलमोस्ट डीजनरेट ऑर्बिटल मतलब लेस एनर्जी गैप, वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस होगा। एनर्जी डिफरेंस, बोलिए। तो अब क्या होता है, देखिए अब एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन आपका वहां पे फुलफिल्ड हाफ रूल नहीं ले, फिर भी इलेक्ट्रॉन डी का एफ में डाल दिया, ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा। कभी इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हाफ रूल नहीं लगने के बगैर भी वो इलेक्ट्रॉन आपको डी जीरो कर देंगे, तो वो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो डिजनरेसी के कारण ऐसा लिख देते हैं। दोनों कॉन्फ़िगरेशन सही हैं, आप रूल के अकॉर्डिंग लिखिए वो भी सही है, और जो एनसीईआरटी में रटने वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, वो केवल डिजनरेसी के बेसिस पे लिख गया है, ठीक है। बात समझ में आई। आप जो मैं बता रहा हूँ उसी कॉन्फ़िगरेशन को लिखिए, कहीं कोई गलत नहीं है, आप रूल को फॉलो करते हुए लिखेंगे, ठीक है। कभी एनसीईआरटी में ऐसा लिखा होगा, जैसे थोरियम, अभी एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, थोरियम का अगर आप देखोगे तो थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 90 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जेनॉन 54, ठीक है, जेनॉन नहीं रेडॉन,
रेडॉन RN86 7s2, हम यहाँ पे पहले 6D1 5F1 ये होना चाहिए, लेकिन आप देखोगे तो F2 लिखा होगा, ठीक है। तो ये इसलिए लिखा है, और या फिर वहां पे आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये ऐसा भी लिखा होगा RN86 7s2 6D2 या D2 कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। तो वहां पे ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन F का जब ऑलमोस्ट डी जनरेट हो गए, ये 1, ठीक है, और ये D1। अब इसमें हम बोलते हैं कि ये अगर ऑलमोस्ट डी जनरेट है, मतलब इनके एनर्जी लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन हम इसका इधर भी लिख सकते हैं, इसका इधर भी। तो इसको हम चाहे यहाँ पे लिख दिया F2, और या इसको D2 ऐसे लिख देंगे। लेकिन D2 लिखना गलत है। क्यों D2 लिखना गलत है? F2 तो लिख सकते हैं। अब हमें ये भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बेसिक डेफिनेशन वायलेट नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे D2 लिखते हैं, भाई ये डीजनरेसी के कारण तो हम लिख सकते हैं क्योंकि सेम एनर्जी लेवल पे हैं, तो हमने कहा इसको 1+1 लिख दो, इसको 0 लिख दो, तो ये चलेगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? F ब्लॉक एलिमेंट। हमारे डेफिनेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। F ब्लॉक एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबशेल में जाता है। अगर हम D2 लिख देंगे तो फिर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? D सबशेल में, और इट शुड बी D ब्लॉक एलिमेंट। तो मैंने बताया ना कि ये कई पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। उन पॉसिबिलिटी में आपको जो रूल के अकॉर्डिंग सही लिखता है, सही है, वही लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? अब इसमें कई पॉसिबिलिटी, जैसे अब मैं बोल देता हूं, जैसे 5F1 एक में एक पॉसिबिलिटी, 6D1 जो तो ये रूल से आ रहा है। दूसरा आपका क्या है? 5F2 6D0, ये तीसरा आपका 5F0 एंड 6D2, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। डीजनरेसी के कारण 3 पॉसिबिलिटीज हैं। 3 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, इसके अलावा कोई हो सकता है? बताएं। यही हो सकते हैं। अब देखो, इस 3 पॉसिबिलिटीज में 3 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं ऑफ थोरियम, लेकिन ये हमारा रूल को बिल्कुल सही बोल रहा है। ये भी परमिसिबल हम कह सकते हैं, लेकिन ये गलत बोल दे, ये हमारे लिए परमिसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको लास्ट डी में हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो ये गलत हो गया, तो फिर ये डी ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए ना, इट शुड बी डी ब्लॉक एलिमेंट। और जब थोरियम को हमने कहां रखा है? एफ में, तो हमारी बेसिक डेफिनेशन वायलेट हो रही है, तो ये परमिसिबल नहीं है। वो लिखने को कुछ भी लिख दें। जब डीजनरेसी आ जाएगी तो कई पॉसिबल अरेंजमेंट आएंगे। उन पॉसिबल अरेंजमेंट्स में जो परमिसिबल है, जो पॉसिबल है, जो हमारी थ्योरी को वायलेट नहीं कर रहे हैं, उनको कंसिडर करना है। बोलिए भाई। आप जो मैं रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो मैं आपको जो है थ्योरी को समझाते हुए बोल रहा हूं, जो उसका लॉजिक देते हुए बोल रहा हूं, आप उसी को फॉलो करो। ब्लाइंडली थोड़ी फॉलो करना है जो भी लिख दिया, ठीक है। आप कितने भी कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो उसमें एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक से ज्यादा पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, लेकिन जो मैंने रूल के अकॉर्डिंग बताया है, जो ऑर्डर के अकॉर्डिंग बताया, एक वो कॉन्फ़िगरेशन सही है, वो तो 100% सही है। दूसरा आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन लीजिए। कहने का मतलब है, अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो F0 कभी नहीं लिख सकते। बोलिए, बात समझ में आई ना? फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट F0 इज नॉट अलाउड, क्योंकि F0 अगर हुआ तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं हुआ। आई थिंक बात समझ में आई ना? फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट इट मींस, इसका रीजन क्या हुआ? फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट F0 इज नॉट अलाउड, क्योंकि अगर हम F0 बोलेंगे, फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट F0 इज नॉट अलाउड। बोलिए,
ठीक है, तो दोनों सही हैं। आप ये बाकी ये दोनों सही हैं, आप ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये फिर रटने वाला कॉन्फ़िगरेशन हो गया भाई। ये वाला जो है ये दोनों सही हैं, जैसे आप बोलोगे तो इसमें अब इनमें कौन सा लिखें, आप दोनों लिख दो, ये रट के लिखोगे, ये समझ के लिखोगे। पहला वाला मैंने अभी इसका लॉजिक पूरा बता दिया, इसका एनर्जी टेबल डायग्राम बता दिया, सब कुछ बता दिया, ये इसमें, और ये आप रट के लिखोगे, तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर लो, लेकिन ये अलाउड नहीं होगा। D0 कह देना बड़ा गलत। आई थिंक बात समझ में आई, दोनों सही माने जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। हायर एनर्जी लेवल पे जिस बात आप समझिए, जब हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड में, तो वहां पे एक से ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, क्योंकि वहां पे ऑर्बिटल की डिजेनरेसी ब्रेक होती है, वो ऑलमोस्ट डिजेनरेट ऑर्बिटल बन जाते हैं, तो वो n प्लस रूल को फॉलो नहीं करते, तो एक से ज्यादा पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ये सबको मालूम है। लेकिन जो अब उसमें कॉन्फ़िगरेशन जो आपको लिखना है वो कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जो बेसिक थ्योरी को वॉलेट नहीं करे। और मैंने जो आपको ऑर्डर लिख के बताया है, अभी अभी लिख के बताया ना, उस ऑर्डर को जरा फॉलो करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने लिखा था, ये देखो, ये मैंने वही ऑर्डर लिखा है ना, ये देखो, ये ऑर्डर मैंने लिखा, पहले 6 इसके बाद ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। अब ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है इसका, ठीक है। तो वहां पे आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में हो सकता है इस कॉन्फ़िगरेशन को ना फॉलो किया गया हो, तो ठीक है, वो डिजेनरेसी के अकॉर्डिंग हमने वो एफ का इलेक्ट्रॉन डी में डाल दिया, डी का इलेक्ट्रॉन एफ में डाल दिया, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन हम एफ के डी में नहीं डाल सकते, ध्यान रखेंगे, एफ नेवर भी जीरो। अगर एफ को आपने जीरो डाल दिया तो फिर वो एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं कर सकते, फिर वो लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज से हट जाना चाहिए एलिमेंट बाय डेफिनेशन। बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे अगर हम, अब आप एक चीज और चेक कर लीजिएगा, अगर हम एक चीज और आपको बता रहा हूं जो इसको क्रॉस चेक करने का कि कौन सही है कौन गलत है कॉन्फ़िगरेशन। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो एस ब्लॉक एलिमेंट, तो जनरल कभी भी पीरियोडिक टेबल में आप जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। अब बोलने को तो कुछ भी कोई बोल दे, लेकिन इसके पीछे लॉजिक आसानी से नहीं दे पाते लोग कि ऐसा ही क्यों लिख रहे हैं। तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखते हैं ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट सभी ने पढ़ा होगा, वो होता है NS1 होगा तो अल्कली मेटल, या फिर 2 होगा तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, इससे अलावा कोई केस नहीं आएगा। फर्स्ट ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या लिखोगे, लिथियम ग्रुप का, यही तो लिखोगे। ऐसे ही जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ठीक है, वो आपका क्या होगा, NS2, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाएगा, 1 आएगा, 1 2 6 कोई भी हो सकता है, राइट। फिर यहीं पे जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का लिखोगे आप, किसी बुक में देख लेना, यही लिखा मिलेगा, राइट, किसी बुक में ये डेविएट नहीं हो सकता। अब N-1 D NS2, अब मैंने आपको बताया था जब D आता है तो उससे पहले आगे वाले में S जाता है, चाहे 3D आएगा तो 4S में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5D आएगा तो 6S में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4D होगा तो पहले 5S होगा ऊपर। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन 1 to 10 जाएंगे, लेकिन जब इसमें कॉन्फ़िगरेशन D4 होगा, D9 होगा, तो यहाँ पे फुलफिल्ड हाफ रूल लगेगा। और जब फुलफिल्ड हाफ लगेगा तो S2 हमेशा नहीं रहेगा, इसीलिए आप देखिए तो लिखा जाता है NS1, 1 कब लिखा जाएगा, जब फुलफिल्ड हाफ लगेगा, अदरवाइज R2, ये लिखा जाता है, ठीक है। और लास्ट वन, किसी भी आप एफ ब्लॉक एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल में आप देख लोगे तो यही लिखा मिलेगा, लेकिन इसको लॉजिक कोई नहीं बताएगा, बस वो डायरेक्ट लिखा हुआ है, ऐसा क्यों, लेकिन ऐसा क्यों लिखा गया वो नहीं बताया, वहां पे लिखा है N-2 F। अब मैंने बताया जब सबसे पहले क्या होगा, N इलेक्ट्रॉन S में जाएगा,
फिर इलेक्ट्रॉन आपका एक इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, डायरेक्ट एफ में नहीं जाएगा, तो जो भी एन वैल्यू होगी उससे कम वाले शेल के डी सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और फिर उससे कम वाले में n-2 में 1 to 14 जाएगा, राइट। तो ये 1 to 14 है ना। तो यहां पे तो अब देखो ये 1 से 14 ये तो ये आ गए। अब ये D1 आ गया, 1 आ गया, लेकिन F में फुलफिल्ड हाफ इलेक्ट्रॉन लगता है। जब फुलफिल्ड हाफ इलेक्ट्रॉन लगेगा तो क्या होगा, ये D का इलेक्ट्रॉन F में जाएगा, आज बताया था। इसलिए आप देखिए तो वहां पे क्या लिखा होगा, 0R 1, 0R1। तो 0 कब लिखेंगे, कब आएगा, जब वहां पे फुलफिल्ड हाफ इलेक्ट्रॉन लगेगा। S का कभी चेंज नहीं होगा, S में 2 ही रहेगा, कभी भी ध्यान रखेंगे। यहां देखो S में 1 और 2 लिखा है, S में 1 2, क्योंकि D में जब फुलफिल्ड हाफ लगेगा तो नियर मोस्ट S से इलेक्ट्रॉन D में जाएगा, लेकिन F में जब फुलफिल्ड हाफ लगेगा तो इलेक्ट्रॉन D से जाएगा। और D से इलेक्ट्रॉन आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको 1 इलेक्ट्रॉन का केस मालूम होगा, अदरवाइज आप कर ही नहीं सकते। तो कहते हैं S ब्लॉक वे एलिमेंट होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल में जाता है, लेकिन S सबशेल वैलेंस शेल का होता है। P ब्लॉक वे एलिमेंट होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबशेल में जाता है, वो भी वैलेंस शेल का होता है। लेकिन D ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन D सबशेल में जाता है, लेकिन वो वैलेंस शेल का नहीं होता, सेकंड फ्रॉम लास्ट होता है। और F ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबशेल में जाता है, जो थर्ड फ्रॉम लास्ट होता है, एंटी प्लेंटिमेट शेल। आई थिंक बात समझ में आ गई। अब आपको एक से ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन आप एनसीईआरटी में देखिएगा, जो सब वहां पे कई कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, जब वहां पे डी और एफ क्लोज आ जाएंगे तो ऑलमोस्ट डी जनरेट हो जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन एक तो फिक्स सही है, उसके अलावा भी दूसरे हो सकते हैं जो डी जनरेसी के बेसिस पे लिखे जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप रटिए नहीं, आप जो ऑर्डर आपको बताया गया है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 100% सही है, कहीं गलत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर? बोलिए। अब 1 बाय 1 आप जितने भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, लिखने में कहीं कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता दो। कोई भी आप बड़ा से बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक केस जो है, मैंने वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट बारे में लोग बहुत पूछ रहे थे। मैग्नेटिक मोमेंट जो है किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सपेरिमेंटली कैसे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, रिपल्शन शो करेगा। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला होता है ना डायमैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये आपका क्या होगा, रिपल्शन शो करेगा, रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको हम रख दें, ये इसका टेस्ट होता है, रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं? तो अगर हमें कोई हमें सब्सटेंस को पता करना है एक्सपेरिमेंटली डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, तो एक मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, उसके अंदर उसको रख देते हैं, तो क्या होगा, वो रिपल्शन जो है शो करेगा बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे बताया था, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, it shows attraction, attracted by magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, इज इक्वल टू नॉन जीरो। ठीक है, ये क्या आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन जीरो मीन्स एटलीस्ट 1 आएगा, नॉन जीरो, जीरो नहीं होगा। और ये इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, 0।
ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैंने आपको बताया था, तो मैग्नेटिक मोमेंट डायमेट्रिक सब्सटेंस का कितना होगा, mm, इसका मैग्नेटिक मोमेंट mm मतलब मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा, इसका mm मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, राइट, नॉन जीरो। क्लियर? तो ये मैंने आज बात की, ठीक है। और डीपीपी का भी डिस्कशन आज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है वैसे ही समझाने में, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं और डीपीपी शेयर करूंगा, डीपीपी 5 वो भी करेंगे क्योंकि कल संडे है, तो मेरे हिसाब से आपको मैं दो डीपीपी दूंगा, ठीक है। 5 दूंगा और 6 दूंगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। ओके, अब आप एनसीईआरटी से कोई भी केस पढ़िए, किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ्यूजन लिखिए, कैसे भी करिए, तो एलिमेंट का कॉन्फ्यूजन कैसे लिखते हैं, उसमें सबशेल ऑर्बिटल क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होता है, इसके बारे में बात की। अगला जो चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एज सच उस चैप्टर का बहुत ज्यादा तो क्वेश्चन हम कहते हैं कि नहीं आते हैं, मेडिकल वगैरह में आते हैं, लेकिन आईटी में वो इतना, लेकिन वो चैप्टर का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम किसी भी केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, चाहे फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, उसमें एलिमेंट को डील करते हैं। तो जो एलिमेंट को डील करने का प्रोसेस है वो हम कहीं ना कहीं, जब तक एलिमेंट के बारे में समझ नहीं होगी, कॉन्फ़िगरेशन उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो हम इसको डील करते हैं। आगे आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो उसमें पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ से ये चैप्टर जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9th 10th क्लास में आप उसको पढ़ते हैं, लेकिन उस लेवल पे आप नहीं पढ़ते हैं जिस लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आप उसको डेप्थ में जो उसकी समझ रखेंगे, तब आपको फील आएगा कि कैसे ये होता है, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद फिर ये जो आपका, जब ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा, देन वी स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और वो बहुत शानदार चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग के बगैर इट इज अ बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। अगर जो है आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती है तो फिर आगे केमिस्ट्री आप बिल्कुल भी समझ नहीं सकते, जिसको बोलते हैं दैट इज द बैकबोन ऑफ द केमिस्ट्री, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, व्हाटएवर, ठीक है। क्लियर? तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं और मैं आपसे डीपीपी शेयर करूंगा। आई थिंक 3 और 4 सबने अटेम्प्ट कर ली। आपके मैंने डाउट जो है वो नोट कर रखे हैं, सबसे मैंने डाउट ले लिए थे, तो 3 और 4 के डाउट मेरे पास नोट हैं। मैं आपको 5 और 6 शेयर करूंगा। 5 और 6 को भी आपको अटेम्प्ट करेंगे। अपनी क्लास कब आएगी बच्चों? ट्यूसडे को आएगी, है ना। तो ट्यूसडे को आपको, अभी संडे मिल रहा है, मंडे मिल रहा है, दोनों डीपीपी कर लेंगे, तो अपन 4 डीपीपी उस दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर 2 कर लेंगे, 2 आगे, ठीक है। थोड़ा पढ़ा देंगे भी और फिर 2 डीपीपी डिस्कस कर लेंगे, व्हाटएवर, लेकिन आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखना, ठीक है। अब आपको मैंने सारे पॉइंट, सारे केसेस बता दिए हैं। अब आप और भी क्वेश्चन करना चाहें तो वो एनए सर की जो बुक है ना, उसमें अभी आपका टॉपिक चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी आप क्लासिकल मॉडल पढ़ रहे होगे, है ना। तो क्लासिकल मॉडल के बाद वेव मैकेनिकल मॉडल आएगा। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, सर आपने क्वांटम थ्योरी के बारे में नहीं बताया। मैंने क्वांटम थ्योरी के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में वो कवर ही होगा, ठीक है, ठीक है। तो हमने वही बात की है जो हमारे रिक्वायर्ड है, क्योंकि ओवरलैपिंग या रिपीटिशन ना हो, इस चीज को हमने अवॉइड किया है, ठीक है। तो एनए सर की बुक में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है, उसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस, क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस वहां पे गिवन है। बाकी मैं तो डीपीपी फॉर्म में और भी क्वेश्चन अभी आपसे शेयर करूंगा। अभी मैं इसका प्रिंटेड नोट्स भी दूंगा, उसमें भी क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा भी अगर आप क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री की बुक से कर सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी आपने पढ़ा होगा, क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट वेव मैकेनिकल आएगा, जहां से हमने स्टार्ट किए थे, ठीक है। और मैं अभी एनसीईआरटी आपका आगे का चैप्टर में आपको भेजूंगा, वो भी आपको पढ़ना है। सारे नहीं भेजे थे, आगे मैं एनसीईआरटी के भी चैप्टर आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। कहाँ तक होमवर्क? ठीक है, तो होमवर्क मैं आपसे शेयर करूंगा। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास, ठीक है। तो आज की मैं मीटिंग यहीं पे खत्म करता हूँ।
बाय बच्चों, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, वंदे मातरम।